अब हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस सर्किट हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो रेजोनेंस होता क्या है और उसका क्या मेन रोल है वो हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट से यहाँ पर समझेंगे। तो देखो ये आरएलसी सर्किट, ये अभी हमने लास्ट टॉपिक जो किया था एलसीआर सर्किट, आरएलसी सर्किट, तो वो हम टॉपिक वहां पर कर चुके हैं। वहां से हमने एक इंपीडेंस की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा। तो वो जो इंपीडेंस आया था बच्चों, इंपीडेंस वो कितना आया था, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर। ओके, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमारे पास क्या होती है, इसमें लिखा हुआ है कि आरएलसी तीनों सीरीज में हमारे पास लगे हुए होंगे एंड जो सर्किट्स होगा वो मैक्सिमम करंट एडमिट्स करेगा एक गिवन फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो क्या देगा, मैक्सिमम करंट देगा। मैक्सिमम करंट कब होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है आरएलसी सर्किट का जो इंपीडेंस हमने निकाला था। अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये Z जो वो लगभग R के बराबर ही आए, तो क्या होगा, Z मिनिमम होगा, सॉरी हाँ Z मिनिमम होगा और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि रेजोनेंस हमें तब मिलेगा जब मैक्सिमम करंट होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा। ओके, यहां पर देखो जो कंडीशन है इसको मैं आगे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ओके, ये एसी सोर्स है, इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं धीरे धीरे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 2 पाई न्यू के इक्वल होती है, तो न्यू को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं जिससे मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, इनिशियली मैं लेट कर रहा हूं, इनिशियली एट लो फ्रीक्वेंसी, जब मेरे पास बच्चों लो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो ओमेगा है वो क्या है बच्चों, स्मॉल है। अगर ओमेगा स्मॉल होगा तो हमें पता है कि जो एक्सएल है वो ओमेगा एल के इक्वल है, ये क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा। और जो एक्ससी है वो 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल है। अगर ये स्मॉल होगा ओमेगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा होगा, अगर ओमेगा में स्मॉल ले रहा हूं तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो एक्सएल की वैल्यू वो बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि 1/1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, इस टाइप से क्या होगा, कम होगा, और ये हमारे पास बढ़ेगा। एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पर एक्सएल हमारा एक्सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL इज इक्वल टू XC के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो XL की वैल्यू हमें पता है ओमेगा L है, इसकी वैल्यू 1 बाई ओमेगा C हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC हो जाएगा, L इधर आ जाएगा, ओमेगा इधर चला जाएगा, और जो यहां से ओमेगा है वो आ जाएगा 1/√LC। और हमें पता है बच्चों जो ओमेगा होता है वो 2 पाई न्यू के इक्वल है। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली बच्चों, फ्रीक्वेंसी वो आ गई 1/2 पाई रूट LC। ओके, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/2 पाई रूट LC। ये वो फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सएल हमारा XC के इक्वल है, और XL हमारा XC के इक्वल होगा तो देखो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर XL को मैं XC के इक्वल पुट कर देता हूं तो Z की वैल्यू क्या रह जाएगी बच्चों, केवल R रह जाएगी, 0 हो जाएगा। R के स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो R रह जाएगा, यानी Z क्या हो गया बच्चों, मिनिमम हो गया। और Z अगर मिनिमम हो जाता है तो करंट की वैल्यू वोल्टेज अपॉन Z यानी मैक्सिमम हो जाती है, और करंट मैक्सिमम होते ही मुझे रेजोनेंस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रेजोनेंस मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है वो मेनली किस काम आता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, वो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या है, करंट मैक्सिमम हो गया।
इसकी एप्लीकेशंस भी मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है और आपको इजीली वो चीजें समझ में आएंगी कि करंट हमें मैक्सिमम क्यों करना पड़ रहा है, रेजोनेंस कंडीशन क्या है। तो पहले मैं इसके ग्राफ देखूंगा, लास्ट में एप्लीकेशन में वो चीज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, हम ध्यान रखेंगे मैक्सिमम करंट और जेड मेरे पास मिनिमम आया था। अब यहां पर हम एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किस किस का है बच्चों? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक वेरिएशन देखते हैं यहीं पर हम, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो करंट वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस टाइप से आता है, उसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से आता है बच्चों। ये रेजिस्टेंस अगर मैंने लो लिया है, मान लेते हैं इसको 10 ओम ले रहे हैं, तो ये मेरे पास जो है वो मैक्सिमम करंट होगा। ये मेरे पास क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस थोड़ा सा लो कर लेता हूं तो ये मेरे पास लो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यानी R अगर अप्रोक्स मैं 50 ओम के आसपास लेकर चल रहा हूं तो ये मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, यानी इस टाइप से जाएगा ये और इस टाइप से इसमें आ जाएगा। ओके, एक पर्टिकुलर ये मैक्सिमम करंट है, तो हम जो क्वेश्चन यहां पर करते हैं, जो भी लेकर चलते हैं वो आरएमएस वैल्यू पर लेकर चलते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी वो आरएमएस यानी I0/√2 की वैल्यू होगी, और इस पर दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक ω1 एंड ω2, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इधर मेरे पास करंट है। तो ये वो पर्टिकुलर कह सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू पर दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है, ω1 एंड ω2, और ये मेरे पास मैक्सिमम करंट है। जिस स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर करंट मेरे पास मैक्सिमम हो रहा था, ये वही है जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो ओमेगा की वैल्यू अभी हमारे पास निकल कर आई थी 1/√LC। दिस इज द रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ओमेगा आर नाम लिखा है। अब ये जो है यहां से यहां तक वो है बच्चों बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ क्या है, इसको बहुत क्लियरली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अभी, इसको बहुत अच्छे समझना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो जो बैंडविड्थ होता है वो ω2 माइनस ओमेगा होता है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है। अगर ये डेल ओमेगा एंड ये डेल ओमेगा हो जाता है तो वो मेरे पास आ जाता है 2 डेल ओमेगा। तो ये बैंडविड्थ कैसे काम करती है इसको भी मैं अभी क्लियर करने वाला हूं आपको। अभी मैं ऊपर की तरफ लेकर चलता हूं। देखो, जैसे फ्रीक्वेंसी मेरे पास कम थी, जेड की वैल्यू मेरे पास आई थी R² प्लस ω/L - 1/ωc का रूट, ये मेरे पास जेड की वैल्यू आई, ठीक है। अब यहां पर देखो ओमेगा की वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसमें रेजिस्टेंस ऐड होगा, इस वाले R में यहां पर रेजिस्टेंस ऐड होगा, और रेजिस्टेंस ऐड होने के बाद रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा तो जो उसका करंट है वो ये आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट यहां होगा। और रेजिस्टेंस अब मैंने धीरे धीरे क्या किया, इसको बढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा सा कम रहेगा, और इसमें जो ऐड होगा वो कम ऐड होगा, कम ऐड होने की वजह से बढ़ता रहेगा, और फाइनली जब ω/L = 1/ωc के इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और Z = क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उस कंडीशन पर मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा I0, और वो किसके इक्वल होगा, ω/R के इक्वल होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मेरे पास करंट घट रहा है। ओके, या मैं बोलूं रिवर्स है यहां पर इसका, जैसे जैसे रेजिस्टेंस यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है, पहले हमारे पास ज्यादा था फिर कम हुआ, जैसे कम हो रहा है रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे मेरे पास जो I0 है वो बढ़ रहा है, और वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। इस फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस मेरे पास ज्यादा था, करंट कम था, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मेरे पास रेजिस्टेंस Z = R हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ, फिर मेरे पास धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी हमारे पास और बढ़ी और बढ़ी, और बढ़ने से फिर मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मेरे पास कम होगा, ये मेरे पास ज्यादा होगा,
तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस भी इस पोर्शन का बढ़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर से करंट मेरे पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यही ग्राफ अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए देखता हूं तो रेजिस्टेंस के लिए ये ग्राफ मेरे पास कुछ इस टाइप से आता है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गया और ये मेरे पास इंपीडेंस हो गया जेड। कि जैसे को फ्रीक्वेंसी ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास बढ़ेगा, ये घटेगा, तो ज्यादा में से इसको हम माइनस करेंगे तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और कम होगा तो जेड की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कम आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये पहले इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम थी, फ्रीक्वेंसी कम थी तो इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा था। फिर फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता चला गया। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये क्या हो गया, क्योंकि इनिशियल में ये कम था और ये ज्यादा था, ठीक है, इसलिए हो रहा था। अब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये मेरे पास ज्यादा होगा और ये मेरे पास कम होगा, तब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए ये इंपीडेंस मेरे पास बढ़ रहा था। तो ये जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हमने ग्राफ देखा। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करता हूं, ठीक है, जो ये बैंडविड्थ वगैरह मैं आपको समझाने वाला था उस चीज की मैं बात करता हूं कि रेजोनेंस काम कैसे करता है। एक्चुअल में जो ये यूज होता है वो असेप्टर सर्किट्स में यूज होता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन असेप्टर सर्किट्स। असेप्टर सर्किट्स में ये हमारा यूज होता है। असेप्टर सर्किट्स का मतलब जैसे कोई सिग्नल आया, उस सिग्नल को ये क्या करता है, असेप्ट करता है, कैच करता है। तो असेप्टर सर्किट्स अगर मैं यहां पर बनाऊं इस टाइप से, ठीक है, और यहां पर मेरे पास इसके साथ एक एंटीना लगा हुआ है तो ये कैच करता है, यहां पर इंडक्शन के थ्रू हमारे पास सिग्नल आ जाता है। ठीक है, जो भी हम एल और सी का कॉम्बिनेशन यहां पर लगाते हैं उसका यूज कर लेते हैं। तो असेप्टर सर्किट्स में कैसे यूज करता है उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो आती है रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो ट्यूनिंग में यूज होता है। अगर मैं एफएम की बात करता हूं तो एफएम में बहुत सारे चैनल हैं, आपको पता है 93.5 एफएम है ना, और ऐसे है 95.6 करके भी कुछ है, 97.3 एफएम, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, ऐसे करके काफी सारे हमारे पास चैनल हैं। अब जब हम रेडियो की नोब को घुमाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है, एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करता है, जिससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है। मान लो कि मैंने उसको अब आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, क्योंकि ये भी है, ये भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, हमारे डिश टीवी भी है, ये भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस हैं, लेकिन वो उसी रेडिएशंस को पकड़ेगा जिस पर वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, इसलिए हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे गाड़ी के रिमोट है, अलग गाड़ी का, एक गाड़ी का रिमोट अलग है, दूसरी गाड़ी का रिमोट अलग है, तो वो भी फ्रीक्वेंसी बेसिस तो काम करता है, रेजोनेंस पर ही तो काम करता है। अगर मैंने एक का बटन दबाया तो जो दूसरे वाला है वो नहीं खुल सकता उससे, और दूसरा बटन दबाया तो पहले वाला नहीं खुल सकता उससे, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। वो कैसे काम करता है कि हमने क्या किया, जो नोब हम रेडियो की घुमाते हैं, रेडियो की नोब को घुमाकर हमने एल और सी को एडजस्ट करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने तय कर ली कि अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 93.5 हो गई। अब जो भी, और 93.5 होते ही रेजोनेंस कंडीशन होगी और मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट होगा, और जैसे ही कोई 93.5 पर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी की, अब एटमॉस्फेयर में जो भी 93.5 वाली फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच कर जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होते ही मैक्सिमम करंट हो जाएगा, और मैक्सिमम करंट होते ही वो सिग्नल पकड़ लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और गाने बजने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो कंडीशन है बैंडविड्थ, ये कंडीशन, ये आपने देखा होगा कि हम जब नोब को घुमाते हैं तो एक छोटी सी आवाज आती रहती है, सिर 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 सिर, है ना, और उसको थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं तो बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा घुमाया तो फिर से आवाज आने लगती है रेडियो में, सिर 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 सिर, ठीक है, तो वापस लेके जाते हैं फिर क्लियर सुनाई देता है। तो वो बैंडविड्थ है
जिस बैंडविड्थ में वो हमारा सिग्नल एक्सेप्ट करेगा। यानी इस बैंडविड्थ में देखो करंट मेरे पास क्या है, यहां से यहां तक मैक्सिमम करंट है। करंट क्या है मेरे पास, मैक्सिमम करंट है। तो मैक्सिमम करंट जब होगा जब ही वो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। अगर मैं इस वाले की बात करूं, इससे नीचे नीचे ये फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं करेगा। यानी आरएमएस करंट से नीचे नीचे वो हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आरएमएस करंट यानी I0/√2 से I0 तक ही वो सिग्नल को कैच करेगा, वरना कैच नहीं करेगा। सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी आती है वो टीवी सिग्नल में आती है। तो टीवी सिग्नल में भी यही प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम यूज होता है। जो भी टीवी सिग्नल है उसकी एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्लिक होती है। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, बटन दबाते ही उसमें जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने लिखा था कि L और C को एडजस्ट करते ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। अब एटमॉस्फेयर में जो भी वो फ्रीक्वेंसी होगी उसको वो क्या करेगा, कैच कर लेगा, रेजोनेंस हो जाएगा, मैक्सिमम करंट मिल जाएगा और गाने बजने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ही हर एक गाड़ी के रिमोट की बात करूं तो गाड़ी के रिमोट में भी यही फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमने बटन दबाया तो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। इंडक्टर कैपेसिटर लगे होने की वजह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें वहां पर मिल जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वो जो सिग्नल होता है करंट मैक्सिमम हो जाता है और जो भी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है और गाने बजने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोग्राम आना स्टार्ट हो जाता है, टीवी सीरियल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था बच्चों मेरे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट और रेक्टिकल रेजोनेंस सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।